दिलशा, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, आपसे बातचीत हो रही है और ऐसे मुकाम पर बातचीत हो रही है जो मैं आपको पहले शुभकामनाओं से शुरू करना चाहूँगा। ये दिवाली आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरस रहे और आने वाली कई दिवालियाँ आपके लिए बहुत शानदार रहे। मेरे को ये भी पता है कि आप एक म्यूचुअल फंड्स भारत में लॉन्च करना चाहते हैं, उसकी अच्छी से तैयारी भी चल रही है और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। दिलशा, इस समय मार्केट जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है उस पे आपकी अपनी स्टडी, आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? हम आपसे पूछेंगे और भी क्वेश्चंस, लेकिन ओवरऑल समरी जरा मार्केट की आपने जो रीड किया हुआ है इस समय, वो जरा आप हमको साझा कीजिए। पहले तो धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और धन्यवाद आपका इतना बढ़िया, आपने जो मेरा इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया आपने। और दूसरा, आपके और थैंक आपके यू। दर्शकों को सबको शुभकामनाएं दिवाली की और नए वर्ष की और आने वाले सारी दिवालियों की। सो अभी ये तो हो गया, लेकिन आपने जैसे बोला बाजार का एनालिसिस, देखिए बाजार हमें तो लग रहा है कि एक्चुअली एक अच्छा, जो आपने अभी देखा टाइम करेक्शन सा देखा, थोड़ा वैल्यू करेक्शन देखा, वो एक अच्छा होता है मार्केट के लिए कि आप एक ब्रीदर मिल गया बाजार को, क्योंकि एक साइड चलता रहेगा तो ठीक नहीं होता। और दूसरा, आप ये भी देखिए कि कंफर्ट अभी भी सबका बना हुआ है, इनफैक्ट हमारा तो बहुत ही बना हुआ है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे वैल्यूएशन जो है वो एक्चुअली आर एट पार विद लास्ट 6-7 ईयर्स। लेकिन दूसरा जो कंफर्ट ये बनता है हमारा, वो ये है कि अगर जो आप एवरी 3 क्वार्टर से अगर जो देखें, तो एवरी क्वार्टर के बाद एनालिस्ट ने अपने अर्निंग्स अपग्रेड ही किए हैं फॉर द इंडेक्स। तो उसके हिसाब से आप देखें तो बाजार जो चल रहा है वो ऑन द बैक ऑफ दिस अपग्रेड ही चल रहा है, और इसलिए आपको वैल्यूएशन थोड़े इन चेक दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये तो हो गया हमारा डोमेस्टिक, लेकिन आई थिंक द बिगर इशू इज नॉट डोमेस्टिक, बिगर इशू हमारा है ग्लोबल। पर एनीवे, बहरहाल वो तो बात में करेंगे, लेकिन डोमेस्टिकली हमें तो कोई इशू नहीं लग रहा आज। मॉर्निंग दिनशा, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। दिनशा, एक फैक्ट और भी है, और इनफैक्ट थोड़ा सा कंसर्न स्ट्रीट पर इस बात का भी है कि अब गोइंग इनटू द इलेक्शन ईयर, हालांकि स्टेबल गवर्नमेंट और ऑफ कोर्स बीजेपी का फिर से एक और कमबैक, ये इस बात से तो खैर बड़े डाउट्स नहीं है, लेकिन स्टेट इलेक्शंस को लेकर ज़रूर स्मार्ट इन्वेस्टर्स को, स्ट्रीट पार्टिसिपेंट्स को कुछ कंसर्न ज़रूर हैं। इस वक्त आप इस पूरे सब्जेक्ट पर क्या व्यू बना रहे हैं? जी देखिए, जो स्टेट इलेक्शन है, 5 स्टेट्स के मेजर इलेक्शंस हैं जो भी अभी आने वाले हैं, आज से चालू हो गए इनफैक्ट। तो हमें तो यही लग रहा है कि ठीक है, जो भी इलेक्शन के रिजल्ट हो यहाँ वहाँ हो सकता है। एक्चुअली स्टेट आई डोंट थिंक इतना महत्वपूर्ण रहेगा। मेनली जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहां पे अगर जो उनके इलेक्शन आते हैं, जैसे इनमें से एक ही है जो आई थिंक काफी बड़ा है, बट हम यही कहना चाहते हैं कि ये इलेक्शंस मेनली एक छोटा सा आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन स्टेट में जो हो रहा है और सेंटर में जो हो रहा है वो दोनों चीजें अलग है। सेंटर आई डोंट थिंक आज की तारीख में मुझे लगता नहीं है वहां पे कोई डाउट है, लेकिन अगर जो सेंटर गवर्नमेंट कंटिन्यूज, तो आई थिंक हमारी जो पॉलिसीज है, हमारी जो रिफॉर्म्स है वो कंटिन्यू रहेंगे, देयर विल बी नो डिसकंटिन्यूएशन इन बिटवीन। तो वो अगर जो रहता है तो आई डोंट थिंक मार्केट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन जैसे आपने बोला स्टेट में, तो स्टेट में एक छोटा सा आपको ब्लिप मिल सकता है। मुझे तो लग रहा था कि शायद ये जो आपने करेक्शन देखा रिसेंटली वो यही था, क्योंकि लोग लगा के बैठे थे कि स्टेट में थोड़ा उथल पुथल हो सकता है उसके चलते। लेकिन जो मेरे में सुन में आया है कि सब ठीक ही हो रहा है वहां पे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी बिग इशू हैपनिंग आउट हियर। ठीक है। दिशा, अगर हम अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें, क्योंकि वहाँ से थोड़े संकेत आजकल क्रूशियल हो गए हैं, जिस तरह से बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी स्पाइक अप हुई है, हालांकि फिर से 4.6 के आसपास हैं। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 105 के आसपास हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ दरों को लेकर, ब्याज दरों को लेकर हैंगओवर बरकरार है। और अब देखिए, अब ये पॉलिसी बीत गई यूएस फेड की, अब फिर से फोकस तुरंत शिफ्ट हो गया कि दिसंबर में क्या होगा। तो आप कितने वरिड हैं इस पूरे सिनेरियो से, और इसमें किस तरह से प्लेस्ड हैं? अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें और इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, तो आप किस तरह से भारतीय बाजारों के लिए किस तरह से मायने इनके देख रहे हैं? एक्चुअली यूएस में जो अभी हुआ था वो बहुत ही उसे कंसर्निंग था, क्योंकि अगर जो आप, और इसको बेस डीपनिंग एक्चुअली बोलते हैं, टर्म है उसके लिए, कि आपके जो लॉन्गर डेटेड बॉन्ड्स होते हैं जैसे 10 ईयर वाले, वहां पे मोटा सेल ऑफ आ गया था, और उसके चलते जो डिफरेंस था बिटवीन 2 and 10
जो अराउंड 130-150 बेसिस पॉइंट के आसपास था, वो कम होके 15 बेसिस पॉइंट हो गया था एक हद तक। अभी एनीवे वो थोड़ा स्प्रेड वापस आ गया, 40 के आसपास कुछ दिख रहा है वापस एक बार। 2 और 10 की बात करो तो वो बहुत ही कंसर्निंग रहता है, क्योंकि आप मार्केट ये व्यू ले रहे हैं कि यूएस में इश्यूज बहुत लंबे अरसे तक चलने वाले हैं। तो वो अभी जो वापस आपने थोड़ी चीज जो रैली देखी है 10 ईयर बॉन्ड्स में, कि उसके चलते यील्ड्स वापस नीचे आ रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छी चीज है जो हुई है, क्योंकि थोड़ा फेड को भी लगेगा कि हाँ ठीक है, सम सेम्बलेंस इज कमिंग बैक इन द मार्केट। लेकिन ओवरऑल लंबे अरसे के लिए तो बहुत ही इशू है। जैसे मैं अभी हाल ही में पढ़ रहा था कि सितंबर तक जो फेड का डेफिसिट है वो $2 ट्रिलियन हो गया। दैट्स लाइक 7-7.5% उनकी जीडीपी का उनका डेफिसिट रन हो रहा है उनकी बुक में। तो ऑब्वियसली जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं वो डेफिसिट भी बढ़ता है उनके लिए, बिकॉज उनका काफी बोरोइंग्स है मार्केट में, तो वो कंप्रेस नहीं हो रही है बुक बराबर से उनकी, जो वो सोच रहे थे। तो वो एक कंसर्निंग पार्ट होता है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि अगले 5-6 महीने में ही ये इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारे हिसाब से तो एक जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो बोलते हैं कि इन्फ्लेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए तो इन्फ्लेशन चाहिए। लेकिन जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पे इतना इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी मैच्योर, तो ग्रोथ उनका कैचअप नहीं हो सकता। बट होप वहां पे ये है कि जो एआई पिकअप हो रहा है आज की तारीख में, वहां प्रोडक्टिविटी गेन्स ले आएगा उनके लिए रादर देन एक्चुअल गेन्स। तो उसके चलते अगर जो आप देखें तो आई थिंक एक सेम्बलेंस आ सकता है पिछले अगले 6-7 महीने में। तो वही एक आपको देखना पड़ेगा। बहरहाल जो इंटरेस्ट रेट की आपने बात की, फेड ने भी एक्चुअली बोल ही दिया है कि मैं एक और लूंगा दिसंबर में, मैं रिव्यू करूंगा। पर हमें लग रहा है कि वो प्रॉब्ली होल्ड ऑन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्लो डाउन तो चल ही रहा है इकोनॉमी में। एक्चुअली आप देखिए उनका जो ट्रेड वगैरह जो स्लो डाउन हो रहा है वहां पे काफी हद तक स्लो डाउन हो गया। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी नीचे आ गया उनका। तो उसके चलते हमें नहीं लगता कि वो ज्यादा लेंगे। प्रॉब्ली वो वर्ड्स यूज करते रहेंगे टू स्केयर द मार्केट, लेकिन कट शायद ना करें दिसंबर में, सॉरी इंक्रीज शायद ना करें दिसंबर में। और कट्स भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी में आने वाले हैं। वो प्रॉब्ली एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा। हमारा तो पहले होप था कि फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में ही नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर ईयर के कट्स करना चालू करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा अभी। हमें तो लग रहा है कि प्रॉब्ली फोर्थ क्वार्टर तक स्ट्रेच हो जाएगा कट करना, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं मैं। तो वो, और दूसरा जो इंडिया का प्रॉब्लम है यूएस के इंक्रीज रेट से, वो हमारा रुपये का ज्यादा प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन का हमें इतना इशू नहीं है जितना यूएस में, क्योंकि उनका सर्विस इन्फ्लेशन इज व्हाट इज प्लेइंग हैवक देयर। बट इंडिया में काफी कंट्रोल में है इन्फ्लेशन, कमोडिटी भी काफी कंट्रोल में है, क्रूड भी देख लिया आपने वापस 85 हो गया है। तो उसके चलते हमें कंफर्ट है। लेकिन रुपए पे इम्पैक्ट आ सकता है हमारा, आवर करेंसी कैन डेप्रिसिएट। सो दैट इज द ओनली कंसर्निंग एरिया। एंड आई थिंक हमें तो ये लगता है कि आरबीआई ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जो करेंसी को काफी हद तक स्टेबल हद तक रखा है उन्होंने। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से आपने पूरा मैटर को समझाया कि कैसे इन्फ्लेशन की ज़्यादा चिंता नहीं है, बल्कि हाँ करेंसी को थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, और करेंसी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं ना उनको वापस से रीचेक करना होगा कि कहीं कुछ ज़्यादा डैमेज या ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ना हो रहा हो। दिनशो, एक और चीज़ भी है मार्केट के अंदर, क्योंकि आपकी कंप्लाइंस आपको अलाउ नहीं करेंगे तो आप सीधा शेयर्स तो बताएंगे नहीं, बट आपकी कंप्लाइंस ये अलाउ कर सकते हैं कि आप थोड़ा थेमेटिक होके हमको थीम्स बता दें। स्टॉक्स हम थोड़ा चुन लेंगे, हमारी भी मेहनत हो जाएगी। अब हमको थोड़ा गाइड कीजिए कि थेमेटिकली कहाँ पे आप बुलिश हैं और कहाँ पे आप बेरिश हैं। एक एक थीम भी बता देंगे तो काम चल जाएगा। एक्चुअली थीम्स का तो प्रॉब्लम नहीं है, आप बराबर बोले। लेकिन यही है कि देखिए एक्चुअली जब हमारा आप अगर जो हमें पूछे कि हमें लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट होने वाली है 27-28 तक, राइट, वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मैथमेटिकल इशू है। नाउ अगर जो आप देखें कि ऐसी इकोनॉमी जब मूव होती है, इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी जैसे यूएस में हुआ था या से चाइना में हुआ था, तो 2 सेक्टर हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं बड़े बढ़िया तरीके से। एक तो होते हैं फाइनेंशियल्स और दूसरे होते हैं कंजम्पशन। और कंजम्पशन में भी जैसे हमने पहले भी बोला हुआ है कि डिस्क्रिशनरी ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। बहरहाल स्टेपल्स और एफएमसीजी में प्रीमियमाइजेशन थोड़ा किक इन होता है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा होता नहीं है, बिकॉज प्रीमियमाइजेशन होता है एट द एक्सपेंस ऑफ द चीपर ब्रांड। तो उसके चलते हमें लग रहा है कि ये 2 सेक्टर तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक्चुअली आप दुनिया में भी देखिए, जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पीपल देखिए, 100 रिचेस्ट पीपल, तो ये 3 सेक्टर्स ही आते हैं, फाइनेंस से, कंजम्पशन से, और तीसरा होता है टेक।
लेकिन टेक इंडिया में सर्विसेज है, नॉट प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा टेक का ही, एनीवे हमें तो टेक वैसे भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है कि जब तक यूएस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स किक इन नहीं होते, तब तक टेक सेक्टर इतना अच्छा नहीं करेगा, इसलिए हम तो थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं उसको। तो ये दो सेक्टर तो गिवन है। दो और जो सेक्टर इंडिया में आते हैं वो है, एक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एक्चुअली चाइना प्लस वन प्ले करना है आप, जो आज की तारीख में हमें तो लगता है हमने बिल्कुल ही कुछ टच भी नहीं किया। दो आवाजें बहुत हो रही है, लेकिन दैट हैज टू स्टिल किक इन, एंड इसीलिए हमें जीडीपी ग्रोथ इतना बढ़िया दिख रहा है आगे चलते। तो वो सेक्टर को अगर जो सेटिस्फाई करना है, चाइना प्लस वन प्ले करना है, तो इंफ्रा हैज टू किक इन अ बिग वे। तो वो एक सेक्टर है जहां पे आप देख सकते हैं। और चौथा जो हमें खुद ही पसंद है वो है डिफेंस। और डिफेंस में भी हमें सिलेक्टिव प्लेस पसंद है, सिक्लिकल प्लेस ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है कि इंडिया एक आउटसोर्सिंग बेस बन सकता है डिफेंस के लिए। अगर जो आप देखिए जो हो रहा है दुनिया में आज की तारीख में, सारी बड़ी इकोनॉमीज, बी इट यूएस, चाइना, जर्मनी और जापान, ये सारी जो बड़ी हैं, हमारे से जो बड़ी हैं आज की तारीख में, वो सब अपने डिफेंस बजट्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा लगा है कि बिकॉज ये इसराइल और जो गाजा में हो रहा है, या तो रशिया और यूक्रेन से चालू हुआ था एक्चुअली ये प्रॉब्लम, तो इसलिए हमें लग रहा है कि एक आउटसोर्सिंग प्ले बन सकता है इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिनशा, आपने ब्रॉडर थीम्स हमें 4 बताई, कंजम्पशन और फाइनेंस, ये हमेशा आप बात करते रहे कि ये 2 पिलर आपके भी स्टॉक सिलेक्शन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही डिफेंस, ठीक है। थोड़ा सा इसी के रिलेटेड थोड़ा फॉलोअप और समझना चाहेंगे। कंजम्पशन में जिस तरह से आपने हालांकि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की बात की, और आपके पास पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स हैं जो अफोर्डेबल लग्जरी में है, हाई एंड लग्जरी में भी कुछ स्टॉक्स हैं आपके पास, लेकिन ये जो रूरल रिकवरी का प्ले है, कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन थी सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, और इस क्वार्टर में बड़े आप लार्ज एफएमसीजी प्लेयर्स को देखे भी तो उनकी कमेंट्स में भी और उनके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हुई, कहीं ना कहीं रूरल रिकवरी पिकअप भी हुई है, वॉल्यूम एक्सपेंशन थोड़ी दिखी है, तो क्या इसको भी आप फैक्टर इन कर रहे हैं? जी देखिए, रूरल रिकवरी का आई थिंक एक स्ट्रक्चरल इशू है, इट इज नॉट ये मॉनसून रिलेटेड, मुझे नहीं लगता कि इशू था। वहां पे अगर जो आप देखें, जो नॉन फार्म लेबर है, जहां एक्चुअली ये नॉन फार्म लेबर से ही एक्चुअल डिस्क्रिशनरी स्पेंड आते हैं रूरल मार्केट्स में, तो वो नॉन फार्म लेबर काफी कंप्रेस हो गए हैं। और वो हमें लग रहा है कि बिकॉज हमारी फॉर्मलाइजेशन हुई इकोनॉमी की, और मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ करते थे रूरल इकोनॉमी में, तो इसलिए वहां पे लेबर हैज बीन डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो थोड़ा एक स्ट्रक्चरल प्ले है। अगर जो फार्म लेबर देखे तो वो तो ठीक ही कर रहा है, आउटपुट भी इतना खराब नहीं है हमारा रूरल इकोनॉमी का, एज इन रूरल आउटपुट फूड ग्रेन्स वगैरह का। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो थोड़ा प्ले आउट करना बाकी है, इसलिए हमें ज्यादा हम वो साइड ऑफ द इकोनॉमी नहीं देख रहे हैं आज की तारीख में। बहरहाल हैविंग सेड दैट, कि अगर जो आप देखें सेंट्रल इलेक्शन है मई में, तो उसके चलते काफी साउंड बाइट्स आएंगे अबाउट सपोर्टिंग द रूरल इकोनॉमी। ऑलरेडी आपने देखा है कि मनरेगा वगैरह में एक्सपेंसेस बढ़ा दिए हैं, फिर फूड ग्रेन जो हमारी डोल आउट से वो भी हमने काफी हद तक बढ़ा दिए हैं। तो वो सब आप देखें तो वो सब रहेगा, लेकिन वो एक्चुअली इतना डिस्क्रिशनरी को इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना स्टेपल्स को करेगा। तो इसलिए वो हमें आज की तारीख में अभी भी हमें इतना ध्यान नहीं दे रहे हम। दिनशा सर, अच्छी लिस्ट है आपकी, हम लिस्ट देख भी रहे हैं कि उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल्स को भी हमने अच्छी सी जगह दी है। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एसबीआई, आईटीसी, ये दिग्गज शेयर आपके पोर्टफोलियो के पार्ट हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के इलेक्शंस की शुरुआत हो गई है। यहाँ से हर महीने कोई ना कोई ट्रिगर आएगा। दिसंबर आएगा, सेंटर रैली की बात होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं बजट रैली की बात होगी, फिर फोकस हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर, इलेक्शन रैली की बात होगी। तो इस रैली को सर किस तरह से राइड करना है, क्या मौके बनेंगे भी या नहीं? अगर हाँ, तो कुछ क्या वहां से भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं क्या हम? तो एक्चुअली आप अगर देखें तो आप ये साल को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं इजीली। एक तो है अप टू ये जब तक ये हमारे स्टेट इलेक्शंस रहेंगे, और दूसरा बियॉन्ड द स्टेट इलेक्शंस। तो अगर जो वैसा आप देखें तो प्रॉब्ली नॉट फर्स्ट हाफ, बट पहले 1 क्वार्टर या 1.5 क्वार्टर आपको दिखेगा कि शायद बाजार एक नॉर्मल ट्रेंड में चल रहा है। मतलब आई थिंक टाइम करेक्शन ही देगा हमें, कोई ज्यादा वैल्यू करेक्शन नहीं देखता है मार्केट में। आई थिंक जो होना था वो हो गया, तो एक टाइम करेक्शन ही देगा यहाँ से।
बट आफ्टर दैट अगर जो आप ट्रेंड देखें हमारे इकोनॉमी का, तो अगर जो हम 11% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट ऑल्सो टू कैच अप समवेयर। तो हमें लग रहा है कि इस हिसाब से तो ठीक ही रहेगा हमारा मार्केट। बहरहाल ग्लोबल इशू जो है वो थोड़ा प्ले आउट होना चाहिए, इसलिए मैं बोला कि पहले 5-6 महीने थोड़ा हमें लग रहा है कि एक टाइम करेक्शन सा रहेगा, उसके बाद जो होगा वो ऑब्वियसली किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया, लेकिन होपफुली थिंग्स विल नॉर्मलाइज, एंड ग्लोबली अगर जो नॉर्मलाइज होगी तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है इंडिया के लिए। एक एस्टिमेशन लगाना हो कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स हर साल किस पेस के साथ ग्रो कर सकती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, आई डोंट नो, अभी कॉर्पोरेट अर्निंग्स मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हमें तो यही लगता है कि एक्चुअली आप देखें इस बार भी जो क्वार्टर के नंबर्स आए हैं, जो चालू हैं आज की तक, जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं वो काफी अच्छे किए हैं। मतलब आप देखें तो अपग्रेड्स काफी सेक्टरों में, बैंकिंग में काफी अपग्रेड्स आए हैं, कंजम्पशन में काफी अपग्रेड्स आए हैं। आई थिंक डाउनग्रेड्स वर मेनली ऑटोज में अपग्रेड्स आए, सॉरी, वो भी एक सेक्टर था जहां अपग्रेड्स आए। डाउनग्रेड्स आई थिंक मेनली एक्सपोर्ट फेसिंग जो सेक्टर्स थे वहां पे थोड़े डाउनग्रेड्स आए हैं। जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन व्हाइट गुड स्पेस था वहां पे थोड़े डाउनग्रेड्स आते हैं, वो मुझे लग रहा है कि मेनली रूरल इकोनॉमी के चलते हैं रादर देन एनीथिंग एल्स। तो इसलिए हमें लग रहा है कि आपको सिलेक्टिवली ही रहना पड़ेगा ये मार्केट में, बिकॉज ऑलवेज देयर आर अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने आपको बोला कि 6 महीना फ्लैट लाइनिंग हो रही लग रही हमें मार्केट की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में ऐसे पॉकेट्स होंगे जो चलेंगे। ऑब्वियसली देयर विल बी पॉकेट्स जो चलेंगे, जो पॉकेट्स होंगे गिरेंगे। ऑन एन एवरेज मार्केट आपको एक फ्लैट लाइन देगा। तो यही आपको देखना है कि कहाँ पे कंफर्ट है। जैसे हमने बोला, ये हमारे 4 सेक्टर्स हैं स्पेसिफिकली, और इनफैक्ट ये 4 सेक्टर जो आप क्लब करें हमारे लिए, तो आई थिंक 80% हमारा पोर्टफोलियो उधर ही होगा। इन 4 सेक्टरों में 80 से 90 इनफैक्ट, इफ नॉट मिस्टेकन, उधर ही होगा। दिशा सर, आप हमारे क्वेश्चंस का बैक टू बैक आंसर्स दे रहे हैं। आप थक भी गए होंगे, लेकिन क्योंकि आप काफ़ी दिनों बाद हमसे मिलते हैं और हमारी जिज्ञासा बनी रहती है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ पता करने की, इसलिए मैं आपकी थकावट को थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और है बस, वो लास्ट क्वेश्चन होगा सर। आई एम रियली थैंकफुल, आपने टाइम निकाला और आप बात भी कर रहे हैं हमसे। जब आपने 80% अपना बता ही दिया कि पोर्टफोलियो इन 4 सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो जो 20% है वो भी बता ही दीजिए सर, उसमें क्या क्या छुपा हुआ है? जी, वो एक्चुअली एक मिक्स है। काफी छोटे मोटे सेक्टर जो हमें अच्छे लगते हैं, छोटे मोटे सेक्टर नहीं पर छोटे मोटे स्टॉक्स जो ये सेक्टरों से आइडेंटिफाइड नहीं होते, जो हमें अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं सेक्टर स्पेसिफिक तो नहीं बताऊंगा और स्टॉक स्पेसिफिक मैं बता नहीं सकता। तो इसलिए बट दोज आर द फ्लेवर्स, एक्चुअली वो ही होते हैं जो आपको जो छोटे छोटे फटाके बोलते हैं, जो आपको एक पॉपअप देते हैं आपके पोर्टफोलियो को, तो वो हमारे पास है। बट ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन आई कांट डिस्क्लोज ये क्या है। साइंस का मैटर समझता हूँ सर, वो मैंने थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपसे जान पूछ के पूछा कि थोड़ा किसी तरह से थोड़ा आइडिया लग पाए, बट आप काफ़ी क्लेवर हैं, आपने उसको अच्छे से टाल दिया। अच्छा सर, फिर मेरे को ये बताइए जरा, ये डिफेंस और रेलवे वाली जुड़ी हुई कंपनीज हैं क्या आपके पोर्टफोलियोज में? अगर हैं तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलोगे या फिर अभी भी होगे इसके अंदर सर आप? जी, रेलवे से जुड़ी हुई शायद कोई कंपनी नहीं है हमारे पास। मेनली हमारी डिफेंस वाली कंपनी है, और जैसे मैंने बोला कि सिक्लिकल प्लेज नहीं है। और व्हाट आई मीन बाय सिक्लिकल प्लेज कि आप एक बड़ा ऑर्डर देते हैं तो ऑब्वियसली कैपेसिटी लॉकअप हो जाती है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। तो वैसी हमने नहीं ढूंढी है उसमें डिफेंस में। हमने ऐसी ढूंढी है जो सारी सर्विसेज को एक तो केटर करती है, जैसे एयरफोर्स हो गया या आर्मी हो गई या नेवी हो गई, वैसे वैसे ढूंढे हमने स्टॉक्स। और दूसरा, दे कैन बी अ बिग आउटसोर्सिंग बेस फॉर एक्सपोर्ट्स मार्केट ऑल्सो। तो मेनली से इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में हो गई ऐसी, या तो एक्सप्लोसिव स्पेस में हो गई। तो ये सब कंपनी हमने ढूंढी है जो हमें लग रही है कि आगे चल के काफी अच्छा कर सकती हैं। और जैसे मैंने बोला कि ग्लोबली हमें तो लग रहा है कि $400 बिलियन के एडिशनल ऑर्डर्स आ सकते हैं ऑन, नॉट इन इंडिया बट फॉर आउटसोर्सिंग ग्लोबली $400 बिलियन प्लेस हो सकता है। तो इंडिया को एक छोटा सा फ्रैक्शन भी मिल जाए उसका तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए हमें वैसी कंपनियां पसंद है। ठीक है दिनशा सर, एक आखिरी सवाल आपके लिस्ट में देख रहा हूँ कि जहाँ पर आप पॉजिटिव हैं उसमें फाइनेंशियल बैंक के साथ साथ एनबीएफसीज का भी नाम है, लेकिन आपसे ये जानना है सर कि क्या एनबीएफसीज कंपनी जो ग्रोथ अभी तक एंजॉय करती रहेंगी,
क्या वो आगे भी वो जारी रहेगा? और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए दो चिंताएं हैं। एक तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स ऊपर हैं तो उनकी कॉस्ट बढ़ी हुई है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ कुछ बैंक्स भी अपने आप को स्केल अप कर रहे हैं और अनसिक्योर्ड लेंडिंग के कारोबार में जा रहे हैं, पैठ बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक ब्राइट स्पॉट है या फिर एक पोर्टफोलियो का पार्ट आप छोटा सा बना सकते हैं बस उसको? जी देखिए, एक्चुअली मैंने पहले भी रियलाइज किया, जब कोई आखिरी सवाल बोलता है तो दूसरा एक आखिरी सवाल आ ही जाता है वैसे। पर एनीवे, हैविंग सेड दैट, कि एनबीएफसीज का एनबीएफसीज का ये है कि एक्चुअली आप देखिए कि कंजम्पशन ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ बैंक अकेला नहीं मैनेज कर, बैंक्स अकेले मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इंटीरियर्स में जाना पड़ेगा, आपको माइक्रो मार्केट्स कवर करने पड़ेंगे। तो वहां पे एनबीएफसीज के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। इनफैक्ट बैंक्स भी जब सोर्स करना चाहते हैं, जैसे फिनटेक कंपनीज होंगी आजकल जो हमारे पास भी है अभी, उनके थ्रू भी जाना चाहते हैं टू गेट टू द यंगर क्राउड जो कभी ब्रांच में आना नहीं चाहता है या ब्रांच बैंकिंग जैसा कुछ समझता नहीं है। तो इसलिए हमें लगता है कि वो एक कोर पार्ट रहेगा। बहरहाल आपको यहाँ पे एक चीज आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा रादर, कि इनके जो एसेट क्वालिटी है वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज एनबीएफसीज में नॉर्मली एसेट क्वालिटी होती है जो प्रॉब्लम देती है। ग्रोथ में तो इशू आता नहीं है इनको, बिकॉज दे कीप मार्केट्स, नए मार्केट्स एक्सेस करते रहते हैं। लेकिन जो एसेट क्वालिटी थी वहां पे आपको सावधानी लेनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया था, जब कोविड पास हो गया था और उसके बाद जब राइट ऑफ चालू हुए थे सबके, तो हमने ऐसे एनबीएफसी निकाले जो उस समय बहुत ही सावधान थे अबाउट देयर एसेट क्वालिटी और उनके राइट ऑफ बहुत कम थे। तो इसलिए हमें वैसे स्टॉक निकाले जो हमने लगा कि ये इनके सिस्टम्स अच्छे हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि कौन से क्लाइंट्स उनको पे ऑफ नहीं कर सकते और उनको परे कर दिया उन्होंने और ओनली एक्सेप्टेड गुड क्लाइंट्स। तो वैसा सब हमने देखते रहे और इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे पास जो एनबीएफसीज हैं वो काफी अच्छे हैं और ग्रोथ का इशू नहीं हो सकता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा, कंजम्पशन, अगर जो क्रेडिट ग्रोथ चालू होता है, एक्चुअली सारी रिलेटिंग क्रेडिट ग्रोथ से ही होती है। निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपैंड होने से एक हद तक आपको वैल्यूएशन मिल सकता है, बट एक्चुअल रीरेटिंग जब होती है, जब आपकी क्रेडिट ग्रोथ किक इन होती है, और वो हमें लग रहा है कि अभी हो गई है इंडिया में, चालू होगा। ठीक है दिनशो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। आप कोई लास्ट क्वेश्चन नहीं सर, सारे लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप फ्री हैं, आपने आधा घंटा आज हमारे साथ टाइम निकाला, अच्छे से बातचीत हुई। आप कॉफ़ी पीजिए आराम से सर, एंजॉय कीजिए अपना डे, और हमारी वेल विशेस अगेन आपके साथ हैं। आप दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आपको भी धन्यवाद।